हाय और नमस्कार बच्चों। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ आपको सिखाने हिंदी। जी हाँ बच्चों, अगर करनी है आपको हिंदी से प्रीत, देन लर्न विथ मी। जी हाँ, हम पढ़ने वाले हैं मेरा बचपन का दूसरा भाग। हमने पहले भाग में क्या पढ़ा था शायद, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वो याद होगा। तो हमने पढ़ा था कि मेरे बचपन में, यानी कि अब्दुल कलाम जी ने बचपन में उन्होंने क्या क्या सीखा था अपने माता पिता से। सच्चाई, उनकी जो बुनियाद थी वो बहुत ही दृढ़ थी, बहुत ही अच्छी फाउंडेशन थी उनकी, जिसकी वजह से वो आज कहां से कहां पहुंच गए थे। जी हाँ, वो हमारे राष्ट्रपति बने थे। सिर्फ ऐसे ही नहीं, छोटे से गांव से राष्ट्रपति बनने का सफर, उसके लिए एक कड़क नींव की जरूरत होती है जो उनके माता पिता ने उन्हें दी थी। उनकी प्रेरणा वाली कहानी आगे बढ़ाते हैं हम कि उनके साथ और क्या क्या हुआ था। पिछली बार में हमने देखा कि कोई तूफान आया था और दुर्घटना हुई थी। इसके बाद क्या हुआ देखते हैं। तो आगे बढ़ते हुए, उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अतरंग मित्र बन गए। तो इन दोनों की उम्र में बहुत फर्क था, फिर भी उनके मित्र बने थे अहमद जलालुद्दीन। वे मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे, 15 इयर्स एज डिफरेंस। तो उनके बीच 15 साल का फर्क था और मुझे आजाद, यानी कि अब्दुल कलाम जी को आजाद कहकर पुकारा करते थे, प्यार से बुलाते थे उन्हें आजाद। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते थे। तो वो दोनों साथ में घूमने जाया करते थे। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। तो अगर समुद्र तट, यानी अगर आप बीचेस में गए हैं तो आपने देखा होगा कि उनके किनारे में हमेशा रेत रहती है। रेत, रेत यानी जो मिट्टी, सैंड, भालू जिसे बोलते हैं। भालू बैर होता है, ये है बालू। मैं और जलालुद्दीन प्राय आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते। तो आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअलिटी, उसके बारे में ये दोनों बातें करते। कहां पर? समुद्री तट पर। प्रसंगवंश मुझे यहाँ ये भी उल्लेख कर देना चाहिए, वो बोल रहे हैं कि मुझे आपको ये भी बताना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। तो सिर्फ उनके दोस्त जलालुद्दीन ही एक ऐसे इंसान थे पूरे इलाके में जहां पर वो रहते थे, वहां पर सिर्फ जलालुद्दीन ही पढ़ लिख सकते थे अंग्रेजी यानी इंग्लिश में। मेरे परिचितों में, मेरे जानकार वालों में, जो मुझे जानते हैं, वो बोल रहे हैं मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर, जितनी जलालुद्दीन ने शिक्षा की थी उसका स्तर यानी कि उसका मान, स्तर यानी मान, किसी को भी नहीं था। उतना सम्मान किसी और को नहीं मिला था, और ना ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। बाहरी दुनिया यानी कि अपनी दुनिया के बाहर भी, इंडिया या हमारे वर्ल्ड के बाहर नहीं, बाहरी दुनिया, जैसे कैसे बर्ताव करना है, कैसे बात करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, वगैरह वगैरह। तो उसके बारे में जलालुद्दीन ही थे जिनको पता था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, एजुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे लोगों के साथ वैज्ञानिक खोजों, जो विज्ञान ने जो तरक्की की है, साइंटिफिक नॉलेज, समकालीन साहित्य और चिकित्सा यानी फिलॉसफी, मेडिसिन और हिस्ट्री के बारे में उनको ज्ञान दिया था। विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे कि विज्ञान, साइंस में और क्या नया हो रहा है। इसीलिए ये भी याद रखिए कि अब्दुल कलाम जी एरोस्पेस साइंटिस्ट ऐसे ही नहीं बने थे, जलालुद्दीन जी का भी कुछ ना कुछ हाथ रहा था उन पर, क्योंकि तब सिर्फ जलालुद्दीन इतने पढ़े लिखे थे। वो उन्हें साइंस के बारे में, उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताते रहते थे।
ये ध्यान में रखिए बच्चों। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर, तो तब सीमित दायरा, दायरा यानी कि कार्य क्षेत्र, तो कोई आपको इस दायरे, कोई एक दायरा बना देता है और आपको बोलता है कि आगे मत जाओ। रामायण में अगर आपको लक्ष्मण रेखा याद है कि लक्ष्मण ने सीता जी के लिए एक दायरा बनाया था, एक रेखा बनाई थी और उन्होंने कहा था उससे बाहर मत जाइए, तभी सीता का चीरहरण हुआ था। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल वैसे ही तो हमारा एक दायरा होता है कि हम उससे बाहर नहीं जा सकते, हमें उधर रोका जाता है। तो जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से, मतलब उनकी सोच का दायरा हो सकता है या फिर उनका आगे बढ़ने का दायरा हो सकता है, उन्होंने उस दायरे को बाहर निकाल दिया, उन्होंने उससे बाहर निकाला, नई दुनिया का बोध कराया, यानी कि नई दुनिया से मिलवाया। उन्हें बोला कि यही तो, अगर ये इतने पढ़े लिखे थे जलालुद्दीन जी, उन्होंने अब्दुल कलाम जी को बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो शायद उस वक्त में उस जगह पर उन लोगों को पता नहीं थी। तो उन्होंने उसे वहां से बाहर निकाला, उसे कहा कि सोच अपनी बड़ी करो, तभी तो वो इतने प्रेरणाजनक इंसान बने ना। मेरे बाल्यकाल यानी कि बचपन में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। तो दुर्लभ यानी कि बहुत कम, मतलब कोई उसे इतना पूछता नहीं था। तो उनके बचपन में पुस्तकें, ये याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, उस वक्त में बहुत कम लोग पढ़ाई करते थे, तो ये दुर्लभ वस्तु रही है। वस्तु यानी चीज। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मनिकम का निजी पुस्तकालय था। तो उस वक्त में स्तर, उस मान में जो उनको वहां पर सम्मान जिनको मिला गया है, उस स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी, जो पहले क्रांति में, जो स्वतंत्रता में काम आए थे, उनका नाम था STR मनिकम। उनका निजी यानी उनका पर्सनल लाइब्रेरी था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया, उनको मोटिवेट किया कि हमें पढ़ना चाहिए, आगे पढ़ो, आपके लिए अच्छा है। मैं अक्सर उनके घर से, उनके यानी मनिकम जी के घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। तो वो उनके घर से किताबें लेके आकर वो पढ़ते थे। तो दूसरे, जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा, असर यानी प्रभाव, तो दूसरा वो कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने उन्हें मोटिवेट किया था? वह मेरे चचेरे भाई शम्सुद्दीन थे। तो उनके भाई यानी कजिन थे शम्सुद्दीन, जिन्होंने उन्हें मोटिवेट किया था। वे रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। वितरक यानी जो अखबारें बांटते थे। तो वो शम्सुद्दीन थे जो रामेश्वरम में अखबारें बांटते थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। तो रामेश्वरम स्टेशन से वो सुबह में पहुंचते थे, जो पाम्बन से आती थी, जो पाम्बन से वो स्टेशन से आती थी ट्रेन। इस अखबार एजेंसी को अकेले शम्सुद्दीन ही चलाते थे। तो इस न्यूज़पेपर एजेंसी को, अखबार यानी न्यूज़पेपर एजेंसी को शम्सुद्दीन, उनके चचेरे भाई, संभालते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जमुला 1000 प्रतियां बिकती थी। तो 1000 कॉपीज बिकती थी उनकी। जमुला यानी कुल, यानी कि कॉपीज। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। तो उनके 3 पक्के यानी कि सच्चे बेस्ट फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। तो अब्दुल कलाम जी ठहरे मुस्लिम और यहाँ इनके तीनों हिंदू दोस्त थे। ये दिखाता है कि वो धर्म में भेदभाव नहीं करते थे, और वो भी तीनों ब्राह्मण परिवारों में से थे।
रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। स्टार्टिंग में यानी कि पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि अब्दुल कलाम जी के जो पिताजी हैं वो लक्ष्मण शास्त्री के दोस्त थे और अब उनके बेटे अब्दुल कलाम जी के दोस्त हैं। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया है। भेदभाव यानी कि जाति के नाम पे डिफरेंस या फिर धर्म के नाम पे डिफरेंस, अमीर गरीब के नाम पे डिफरेंस, ऐसा उनमें से किसी में भी नहीं था, तीनों में से। पालन पोषण यानी होता है ब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग। पढ़ाई लिखाई जो आप कर रहे हैं, लिखना पढ़ना, इसमें से किसी में भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया था। तो बच्चों यही खत्म होता है हमारा दूसरा भाग, मेरा बचपन का दूसरा भाग भी यही खत्म। उम्मीद करती हूं कि आप अच्छी तरह से इसे पढ़ लेंगे। इनकी कहानी और भी ज्यादा प्रेरणाजनक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप गूगल में सर्च करके और भी पढ़ सकते हैं, पर फिलहाल इस कहानी के लिए इतना ही। अच्छी तरह याद कीजिए बच्चों इस कहानी को। तो आइए बढ़ते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर की तरफ। एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं हमें। इसके पहले के जो 2 प्रश्न थे वो हमारे पहले पार्ट में थे। अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? तो ऐसी कौन सी चीज थी जो बहुत कम उस वक्त थी उनके इलाके में? वहां के कौन सी दुर्लभ वस्तु थी? जी हाँ बच्चों, वो थी पुस्तकें। अब्दुल कलाम जी के बचपन में पुस्तकें दुर्लभ वस्तु थी। हमारा दूसरा प्रश्न, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? अगर आपको याद हो उनका वो एक व्यक्ति जिनसे वो बहुत मोटिवेट हुए थे, प्रेरणा ली थी उन्होंने, वो थे अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। तो अब हमें 4 या 5 वाक्यों में उत्तर लिखने हैं। थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं पर अच्छी तरह से 2-4 बार इसे याद कीजिए तो आपको बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न, शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? तो वो कैसे वो काम करते थे? शमसुद्दीन उनके चचेरे भाई जो थे। शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जमुला 1000 प्रतियां बिकती थी। तो बच्चों ये एक ही प्रश्न है जो बड़ा मुश्किल है। तो बच्चों यही खत्म होते हैं हमारे प्रश्न उत्तर और यही खत्म होता है हमारा मेरे बचपन का पाठ। उम्मीद है आपको भी उतनी ही प्रेरणा मिली होगी जितनी अब्दुल कलाम जी ने हमें दी है। अच्छी तरह शिद्दत से ध्यान से पढ़िए। कोई भी मुश्किल आसान मेहनत से होती है। तो आप भी मेहनत कीजिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।